सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा करके। आप लोगों का यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, पीसीएस का लगा हुआ है, ठीक। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले एंशिएंट, मिडिवल और जियोग्राफी, साइंस सबके लेक्चर लगातार आ रहे हैं आपके घटना चक्र के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर उसमें करवाए जा रहे हैं, तो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो ये 1498 एडी में आया था, ठीक। 1498 एडी में केरल में कालीकट तट है, वहीं पर ये उतरा। अब्दुल हमीद की सहायता से आया था और राजा जमहूरी ने इसका भव्य स्वागत किया था। अब यहाँ देख भी सकते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, यानी पुर्तगाली थे। सबसे पहले जो भारत से संबंध स्थापित किए पुर्तगालियों ने किए। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा जो था, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट जो कि केरल में है, 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत भव्य स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो जो पहला पुर्तगाली वायसराय भारत में आया वो आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा था 1505 ईस्वी में। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने, ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किस आपके वायसराय ने चलवाई थी? पुर्तगाली वायसराय ने, आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अर्थात नीले जल की नीति। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है। 1505 ईस्वी में ये जो है पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, ठीक। और ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने ही लॉन्च की थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये आपके पुर्तगाली थे, ठीक। 1498, 20 मई 1498 को आपके कौन आते हैं? वास्को डी गामा आते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आपका अल्मीडा था, जो पुर्तगाली उपनिवेश सबसे पहले इसने स्थापित किया। और ये पहला गवर्नर जनरल और वायसराय था। ब्लू वाटर पॉलिसी भी इसी ने लॉन्च की थी आपके भारत में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन, राजा जमोरिन थे, उन्होंने स्वागत किया था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समुद्री यात्री किस देश से संबंधित थे? कहाँ से मतलब ये चले थे? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था, इसने भारत की खोज की। वहीं क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन का था, इसने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक ने ग्रेट ब्रिटेन की खोज की थी और तस्मान ने हॉलैंड। तो आप दे सकते हैं ए का आपका दूसरा और बी का पहला। तो ए का दूसरा, बी का पहला, आपका बी में है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ सोचना नहीं आपको। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। अल्मीडा जो है पहला वायसराय और गवर्नर जनरल था, लेकिन जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था वो आपका अल्बुकर्क था, याद रखिएगा। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था, 1509 से 1515 ईस्वी तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की और फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान से इसने गोवा को छीन लिया। और ये एक अल्बुकर्क की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय से दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लग गई, ठीक। और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने तथा उनके स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ठीक। तो बड़ा जो है दिमागी था, समझ सकते हैं आप। तो अल्बुकर्क ने जो है, अल्बुकर्क को ही जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला क्या है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बिल्कुल गलत बात है भाई। देखिए जो गोवा पर कब्जा किया वो अल्बुकर्क ने किया, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को हराया और 1510 ईस्वी में इसने जो है गोवा पर कब्जा किया था, तो ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो दक्षिण भारत में पहला कारखाना अंग्रेजों का मछलीपट्टनम में ही लगता है, एकदम सही बात है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही बात है, ठीक। तो बी सी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में
फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही बात है। ठीक, तो यही आपका गलत, मतलब यही राइट आंसर, क्योंकि सही नहीं है पूछा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया है? तो कोचीन में। कोचीन में जो है पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग बनाया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, या फिर कह लो भारत में पहला यूरोपीय दुर्ग भी कह सकते हो आप, क्योंकि जो पहले यूरोपीय थे वो पुर्तगाली ही आए। ठीक, 1498 में वास्को डी गामा आता है, और पहला दुर्ग भी पुर्तगाली ही स्थापित करते हैं। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए भारत में पहला यूरोपीय दुर्ग था, तो ये पुर्तगालियों का ही दुर्ग था, और ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचिन में ही बनाया था 1503 ईस्वी में। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये पुर्तगालियों ने किए। ठीक, सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी आपके अल्मीडा ने ही लॉन्च कर दी थी, और वहीं से जो है सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया, दमन और दीव वाला दीव। ठीक, और दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए, बहुत पावरफुल हो गए, और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर जो है एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, तथा वहां से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से वो कर की वसूली करने लगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अल्मीडा की ही पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी याद रखना। ये पहला जो है गवर्नर जनरल और वायसराय था जो कि भारत में आया था। 1503 में कोचीन में बस्ती बनाते हैं, ये भी याद रखना। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है वो आपकी हुगली है। ठीक, हुगली आपकी क्या है, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है। देखिए, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा थे, 1529 से 38 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं। इन्होंने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। अभी तक क्या थे, पश्चिमी तट पे थे, लेकिन अभी पूर्वी तट पे आ गए। तो 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में भी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली, और इसके बाद में संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना हो गई, बहुत सारी हो गई। लेकिन जो पहली हुई है वो आपकी कहाँ हुई है, जो पहली हुई वो कहाँ हुई, वो आपकी हुगली में हुई, और नीनो डी कुन्हा के द्वारा की गई। तो समझ सकते हैं। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी जो कि वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, पहला है कि पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी कह लो पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। एकदम सही बात है, एकदम राइट है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। ठीक, अंग्रेजों ने तो हर जगह कब्जा किया है। तो आपका एक ही सही है, केवल एक सही है। अब यहाँ देख भी सकते हैं आप, पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, और पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स आए। ठीक, और डचों ने भी अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती बनाई। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया, और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप भी दिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो हुगली को जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था वो पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक, नीनो डी कुन्हा ने हुगली में अपनी पहली व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है, हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे, बहुत बड़े डकैत थे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो जॉब चारनाक को जो है कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। देखिए, पूरा डिटेल समझ लीजिए। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानोती अथवा सुतनौती को चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था, तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता, ये भी कहा जाता है। लेकिन जो है अभी तो जॉब चारनॉक को आपको लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि सभी लोग मानते हैं। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनॉक ने बसाया था। इनमें से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है? तो ये आपके मद्रास में किया गया है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने। ठीक, इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन नहीं है, इसीलिए जो है आपको ये लगाना पड़ेगा डच। और देखिए, हॉलैंड की जो खोज करते हैं कौन करते हैं? तस्मान।
ये भी याद रखिएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए पहला है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बिल्कुल नहीं था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, ठीक, जो डच थे उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया, और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। ये एकदम सही बात, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही सही है, बस एक ही सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल क्यों हुई, ये आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल थी, ठीक, किसी के अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, ठीक, पश्चिम का प्रशिक्षण मतलब उनका प्रशिक्षण था, यूरोप का प्रशिक्षण, और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, सब ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उनकी सेवा में लग जाते थे, कहते यही हमारे मालिक हैं, यही हमारे आका हैं, और उन्हीं की सेवा में लग जाते थे। तो एकदम तीनों बातें सही हैं, सब सही है, सब सही। क्योंकि ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी, ये बात तो पता ही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी थी उसे प्राप्त हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। चलिए लिवेंट कंपनी के बारे में बता ही देते हैं सब चीज़ें। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में व्यापार को बढ़ाएंगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो समझ सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। जब ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय भारत में बादशाह कौन था, तो अकबर थे, ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1599 देखिए, तो 1599 में हुई थी आपकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में, और उस समय जो है आपके बादशाह अकबर थे, और ये 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, ये भी याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर के समय, क्योंकि जो अकबर का शासनकाल था वो 1605 ईस्वी तक था, ठीक, 1556 से 1605 ईस्वी तक, उसके बाद जहांगीर आ जाते हैं। और जो आपकी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित होता है वो आपका 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में जो है एक अस्थायी कारखाना जो है स्थापित करते हैं। लेकिन अगर स्थायी की बात करें तो 1613 में सूरत में स्थापित करेंगे, ठीक, वो भी जहांगीर का ही टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन जो 1611 में है वो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, वहाँ पर किया। लेकिन 1613 में सूरत में एक स्थायी कारखाने की स्थापना करते हैं, कौन, आपके अंग्रेज, और उस समय टाइम पीरियड होता है आपके जहांगीर का। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो ये सूरत में स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुँचे, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सके, जो विलियम हॉकिंस थे। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुँचे और मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति मांगने में सफल हो गए, ठीक, कौन, आपके कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया वहाँ पे, और तदोपरांत अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में एक स्थायी फैक्ट्री वहाँ डाल दी। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। अब यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक, 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक, तो जो 17वीं शताब्दी होगी वो 1600 से लेकर के 1699 तक होती है। प्रथम चतुर्थांश की बात करें मतलब चौथे अंश की, तो 1625 तक। तो कहने का मतलब ये कि 1625 तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित था। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन है उसमें भरूच था, बस केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे, ठीक।
तो सूरत की बात करें तो यहाँ तो 1613 में ही इन्होंने स्थापित किया था। सबसे पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने लगाई थी वो आपके मछलीपट्टनम में लगाई थी, लेकिन वो अस्थायी थी, स्थायी आपकी सूरत में लगाई, तो ये समझ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, तो सूरत में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने हराया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, तो सूरत में जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था वो अंग्रेजों ने किया था, ठीक। वहीं कोचिन में जो किया था आपका पुर्तगालियों ने किया था। यहाँ पर देख सकते हैं 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, ठीक, डचों ने 1616 में डाली, फ्रांसीसियों ने 1668 में डाली थी, ये याद रखिएगा, ठीक। डच वहाँ 1616 में स्थापित करते हैं अपनी फैक्ट्री, वहीं फ्रांसीसी 1668 में। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी, तो सूरत में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था, जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो ये आपके सूरत में थी। वेस्टर्न यानी जो है पश्चिमी, समझ सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो किससे लिया था भाई, पुर्तगालियों से लिया था, पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1661 ईस्वी में। इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, और इनका विवाह हो जाता है पुर्तगाल की एक राजकुमारी होती है कैथरीन से। तो जब विवाह होता है तो कुछ दहेज में देना पड़ता है, तो दिया था दहेज में, ठीक। दहेज प्रथा वहाँ भी चलती थी, पहले भी चलती थी, अब भी चलती, वो ख़त्म ही नहीं होती, समझ सकते हैं बात। तो चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अब वहाँ उपहार कह रहे हैं तो दहेज ही था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। पहले 10 पाउंड 2 बस वार्षिक। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था, तो ये आपका 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, ये आप बताइए। तो सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, तो तात्कालिक कारण यही था कि जो फ्रांसीसियों के जहाज थे उन पे कब्जा कर लिया था किसने, अंग्रेजों ने, ठीक। तो फ्रांसीसी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता नहीं थी। पहले शुरू में ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये भी नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। ग्रह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था, ठीक। जो तुरंत का कारण था वो आपका जहाज़ पर अधिकार करना ही था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 है सूची 2 है, इसमें मिलान करना। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये एक्स ला सापिल संधि से जो है समाप्त होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसमें जो है आपके पेरिस की संधि से समाप्त होता है। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक होता है। प्रथम मैसूर युद्ध जो होता है ब्रिटिश की हार होती है। तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, तो ए का चौथा ही आपका सी में है तो यही आप लगा देंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 तक हुआ था, ठीक, एकदम सही बात है, और एक्सला सापिल संधि से ये समाप्त हुआ था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो आपका 1700
49 से 54 तक हुआ था। 50 से 52 है, 49 से 54 तक होता है और ये अनिर्णायक युद्ध होता है। वहीं कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो होता है वो 1758 से 63 तक होता है। एकदम सही बात है। और ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है, ये भी एकदम सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये डुप्ले थे और इन्हीं की नीति जो है अंग्रेज अपना, डुप्ले फ्रांसीसी था और इन्हीं की नीति पर जो है अंग्रेज लोग अपना कार्यक्रम आगे जारी करते हैं और पूरे भारत को कब्जे में ले लेते हैं। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। ठीक, मतलब अपनी सेना को भारतीय व्यय पर, मतलब राजा के यहाँ सेना रखते थे और राजा उनका पूरा व्यय करते थे, यूज आपका डुप्ले करता था। ठीक, और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव उसी ने रखी। उसके बारे में जीबी मालिसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया, मतलब अंग्रेजों ने। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था। 1668 में जो है फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। 41 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई है तो कब? लुई 14वें के शासनकाल में संस्थापित हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1668 में सूरत में इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली जो है फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में लगाई 1613 में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था ये सब। 43 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने जो बंगाल में कारखाना स्थापित किया वो आपका चिंसुरा था और हुगली, दोनों जगह किया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी जो लगती है वो पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके बाद ही डच पिपली से बालासेर गए। बंगाल में डचों ने जो है 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित की फैक्ट्री। ये सारी चीज़ें हैं, समझ सकते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये आपके 1632 ईस्वी में की थी। बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? दक्कन यानी दक्षिण में जो फ्रांसीसी लोग थे वो अपनी शक्ति को आंदोलित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हो चुका था कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं थे। सोचिए, इतनी जो है गिरी हुई अवस्था इनकी आ चुकी थी। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया तो सबसे पहले कौन है, सबसे आखिरी में कौन है, ये आपको बताना है। देखिए पुर्तगाली 1498 में आ गए थे, वास्को डी गामा, तो 4 पहले हो जाएगा। फिर आपके डच आते हैं, फिर फ्रांसीस, फिर आपके अंग्रेज आते हैं, ठीक, उसके बाद फ्रांसीसी। तो 4 2 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, मतलब किसका कहाँ अधिकार था। तो पांडिचेरी जो था उस पर फ्रेंच का अधिकार था बहुत लंबे समय तक, और वहीं गोवा पे पुर्तगालियों का भाई जो है आपका अल्बुकर्क था, उसने किससे जीता था? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से जीता था गोवा को। और ट्रांकेबार जो था वो डेनिश का उपनिवेश था। वहीं सद्रास कह लो वो आपका डच का था, सद्रास मद्रास कुछ भी कह लीजिए। तो
ए का आपका दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। ठीक, ये उपनिवेश हैं, ठीक, जितने भी उपनिवेश हैं ये जो उस पर शासन करते थे, ये समझिए बात को। तो ए का दूसरा है और बी का तीसरा। अगर आपको पांडिचेरी पता होता कि हाँ पांडिचेरी फ्रेंच लोगों का था तो ए ही आप ऐसे डायरेक्टली यूपी आर ओ प्री में आया हो क्वेश्चन। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, बिहार में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था, बिहार में ज़्यादा अफीम उत्पादन करते थे। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो ये आपके फ्रांसीसी जो हैं वो सबसे अंत में आए हैं। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ देख भी सकते हैं, सबसे पहले आपके कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, ठीक, फिर डच आते हैं, फिर जो है आपके अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिनसुरा आपका और मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सब जगह किए थे। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन है? तो पहला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ये तो आपके शेरशाह और अकबर के समय जो है शुरू हो गया था, तो ये जो है आपका नहीं है। ठीक, ये अंग्रेजों की देन नहीं है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग भी जो है शुरू हो गया था आपका अकबर के समय, शेरशाह के समय और बाबर के समय। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती आपके जो है पुर्तगालियों ने दी है। कुछ नहीं दिया है, लूट लूट के ले गए हैं, बस ये समझ सकते हैं। बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये टीबी मैकाले ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्स-ला-शापेल 1748 में एक्स-ला-शापेल संधि होती है, कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है, सही एकदम बात। 1746 से 48 तक आपका चलता है प्रथम कर्नाटक युद्ध और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है, ये भी एकदम सही बात है। ठीक, तो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, ठीक, धन भी मिलता है बंगाल से जब वो विजय करते हैं और जनशक्ति भी मिलती है, लोग भी मिलते हैं, ठीक, सेना में शामिल करने के लिए, तो एक भी सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत का ह्रास हो चुका था, ठीक, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांस में, तो उससे जो है फ्रांसीसियों की शक्ति और कमज़ोर हो जाती है, तो ये भी एक कारण है। तो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पे यहाँ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो अंतिम गवर्नर कौन थे जिनको मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था? तो मुर्शीद कुली खान थे। और मुर्शीद कुली खान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। देखिए मुगल सम्राट थे फर्रुखसियार 1717 में, और मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर इन्होंने नियुक्त किया कि बेटा जाओ तुम बंगाल में बैठो कामकाज करो। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात जब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई तो उनके दामाद थे शुजाउद्दीन, वो बंगाल के सूबेदार, और अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था मुर्शीद कुली खान था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खान थे। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे कुछ सोचना नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया? तो ये आपका प्लासी का युद्ध था, जो कि आपका 23 जून 1757 को होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और उसमें क्या होता है भाई, जानते हैं आप लोग, सिराजुद्दौला हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, बस। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया 23 जून 1757 को, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। नवाब की सेना 3 राजद्रोही थे, कौन कौन? मीर जाफर थे, यार लतीफ़ थे और राय दुर्लभ थे। ये जयचंद थे उस समय, समझिए। तो ये तीनों जो है राजद्रोही थे, मतलब जो है ये आपके रॉबर्ट क्लाइव की तरफ थे, कहने के लिए जो है सिराजुद्दौला की तरफ थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी ने के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही जो है मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उनसे पीछे हटने को कहा तथा यह कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ करके युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। मीर जाफर ने कहा
अब मीर मदन को मार दिया, किसने गोली चलाई कुछ पता ही नहीं, समझिए बात को। तो ऐसा मीर जाफ़र ने कहा आप चले जाइए और क्या काम है, हम तो सब संभाल ही लेंगे। और सिराजुद्दौला जो है वापस मुर्शिदाबाद लौट जाते हैं और यही उनकी हार का कारण बनता। अगर न जाते तो लड़ाई वड़ाई युद्ध करते तो जीत सकते थे। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान कर दिए और इसने कृषि उत्पादन दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व भी अपना स्थापित कर लिया और सब कर लिया भाई, समझ ही सकते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो 1757, 23 जून 1757। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ। कब परास्त हुआ भाई? प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ, ठीक। मीर जाफ़र, यार लतीफ़, इन लोगों ने धोखा दिया, समझिए बात को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो कौन है संस्थापक? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि प्लासी के युद्ध में इसी ने जिताया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है और विलियम पिट ने कहा था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में, ये याद रखना, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाए तो बहुत लोग इसमें उल्टा सीधा लगा कर आएंगे, ठीक। और कहाँ है? बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नदिया में है, ये भी याद रखना, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, भागीरथी नदी के किनारे है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो मीर कासिम ने ऐसा काम किया था। देखिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण, जो कि षड्यंत्र वाला वातावरण था, उससे कलकत्ता को दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो सके। देखिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण से तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज लोग हस्तक्षेप न करें उसके जो है राजकाज वाले सिस्टम में, मतलब सिस्टम खराब ना करें। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया तो ये बक्सर का युद्ध था, 1764 में हुआ और उसमें कन्फर्म हो गया, अब यह सब काम हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना थी। कौन कौन थे? मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी सम्मिलित, और उसमें जो है लड़ाई होती है और इसमें जो है ये परास्त होते हैं, जो संयुक्त सेना होती है। और इस युद्ध में जो कप्तान थे, कमान थी हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था, क्योंकि 3 सेनाएं एक साथ लड़ी और संयुक्त सेनाएं थी और जो है आपके नवाब भी थे, मुगल शासक भी थे, बादशाह भी थे, सब लोग हार गए, ठीक। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, ठीक। और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध हुआ। पी रॉबर्ट्स ने कहा बक्सर के युद्ध के बारे में कहा जाता है, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक की बात आएगी ना? बक्सर की लड़ाई कहेंगे, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये बक्सर का युद्ध है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय थे और ये भी जो है बक्सर के युद्ध में इनकी भी सेना थी और अवध के नवाब थे और मीर कासिम थे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। और 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765 के अनुसार, और पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, तो ये भी याद रखना। शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले, ठीक। और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और 1788 ईस्वी में उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से 37 तक गद्दी पर रहते हैं। उसके बाद 37 से 57 तक बहादुर शाह
जफर जिसे कहा जाता है द्वितीय, जिसे रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने, वो गद्दी पर रहते हैं। कंपनी के पेंशन भोगी रहते हैं बस। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने, शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी दे दी गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव के समय, क्योंकि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ही था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 का जो उनका जो इलाहाबाद की संधि थी, प्रथम संधि जिसे कहते हैं, तो उसी के तहत इन्होंने ऐसा किया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है 16 अगस्त 1765, पहली वाली 12 अगस्त 1765, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेज ले लेते हैं। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे कौन? ब्रिटिश। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों के बदले जो है रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने सिलहट की सीमा पर पंडुआ आते थे और खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, याद रखिएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। राजा टिकैत राय नवाब असाफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, एकदम सही बात है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त है, ये भी सही बात है। 1 और 2 दोनों सही हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ये आपको बताना, IAS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ आपको क्या करना है, बताना है। 18वें शतक मतलब क्या समझते हैं? 18वें शतक समझते हैं? 18वें शतक मतलब 18वीं शताब्दी, और 18वीं शताब्दी क्या होगी? 1700 से 1799 के मध्य। तो सही कालानुक्रम से बताना है आपको। अब देखिए वांडीवास की लड़ाई कब हुई? 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होती है। बक्सर 1764 में लड़ा जाता है, ठीक। और वहीं अंबर का युद्ध जो होता है ये 1749 में लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध तो पता ही है 1757 में। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध है, तो अंबर का युद्ध बी में है और सी में है। और बी के बाद 1749 के बाद 57 आएगा, फिर 60 आएगा, तो प्लासी और फिर वांडीवास। तो अंबर के बाद प्लासी, वांडीवास, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं सोचना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो कौन पराजित हुए थे 1760 के वांडीवास युद्ध में? तो फ्रांसीसी पराजित हुए। फ्रांसीसियों में कौन सेनापति थे? तो काउंट लाली थे, ठीक, काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ, तो ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था, ठीक, फ्रांसीसियों को हराया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ, और माउंट लाली जो थे वो हारे थे, ठीक, फ्रांसीसियों की तरफ से ये सेनापति थे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? आपको बताना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और वृद्ध क्लाइव के बीच नहीं था। ये जो था बक्सर का युद्ध, आपकी 3 सेनाएं थी, जो कि आपके मीर कासिम थे, जो कि बंगाल के नवाब थे, आप कह सकते हैं। मीर कासिम के साथ आपके अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और वहीं पर आपके कौन थे? मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, ये तीनों थे। और उसके बाद उधर थे हेक्टर मुनरो। तो ये गलत हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सही बात है, ठीक। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध नहीं, ये गलत बात है। योद्धा का युद्ध, ये भी गलत, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ आप देख सकते हैं, और अगर देखा जाए चिलियावाला का युद्ध तो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना जो है शेर सिंह के नेतृत्व में थी। यह युद्ध अनिर्णित था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था।
लड़ा किसके बीच भी आया था, समझ जाइए बात। खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, इसमें निजाम की हार होती है बस। खुर्दा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, निजाम और मराठों के बीच। इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है, तो सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया और 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजियों ने लाभ भी उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी, हार हुई। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध समाप्त हुआ और वेलेजली ने 1802 में अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही कही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी बस। पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था, दिल्ली, काबुल, मकराना नहीं था। ठीक, रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को। शुकर चकिया मिसल कभी कभी आ जाता है, याद रखना है। ये किस मिसल के थे, शुकर चकिया मिसल के थे और मुखिया महासिंह के घर हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। संधि का तात्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कर्निंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट भी मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। तो 1818 में कब जीता, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, और ये समझ सकते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल के थे, शुकर चकिया मिसल के थे। महासिंह इनके पिताजी का नाम था। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कौन थी, तो लाहौर थी, ये याद रखिएगा। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी भी बना ली। तो जो रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर थी, याद रखिएगा। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी, लाहौर में। लाहौर ही इनकी राजधानी थी। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक, और पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात जो है मुल्तान, कश्मीर इत्यादि सब जो है छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और सिख मिसलों के अधिकार में आ जाते हैं। उधर अफगान लोगों की जब आंतरिक झगड़ों से जो है उनकी शक्ति कमज़ोर होती तो रणजीत सिंह अपनी स्थिति सुधार लेते हैं और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो है उनका जो पुत्र होता है शाह शुजा, वो काबुल की गद्दी पर बैठता है। परंतु होता क्या, उसके भाई जो शाह महमूद थे उन्होंने जो है बरज कई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया। ठीक, किसने, शाह महमूद ने। और उसके बाद में स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने की रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरी एक आंख ले ली गई, तो ये आपके महाराजा रणजीत सिंह ने ही कहा था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये आपके खड़क सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। सिख राज का अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम राजा थे दिलीप सिंह। ठीक, सिख राज के जो अंतिम राजा थे वो महाराजा दिलीप सिंह थे। उन्होंने 1843 से 49 ईस्वी तक शासन किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये एकदम सही बात है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये गलत बात है। उन्होंने जो है ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और ये सब चीज़ें जो हैं गलत हैं, सिर्फ ये आपका सही है। देख सकते हैं यहाँ 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में उनका निधन हो गया और शेष सभी कथन असत्य हैं। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़ दिया, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दिलीप सिंह थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था, तो आपके HM इलियट और रॉबर्ट माउंटगोमरी नहीं थे। सर जॉन हेनरी लॉरेंस थे और ये थे। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 ईस्वी में हुआ, तो कौन विजयी हुआ था। हैदर अली इसमें विजयी हुए थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य लड़ा गया। निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। मतलब निजाम, मराठा और अंग्रेज जो है एक तरफ थे, हैदर अली एक तरफ। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक, अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है? तो हैदर अली करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त कर ली थी और 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसिन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ठीक, तो ये सर आयरकोट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकोट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। तो पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ? 1781, 1 जुलाई 1781 को। और सर आयरकोट ने और जनरल आयरकोट ने जो है हैदर अली को हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को। और ये जैकोबिन क्लब का अध्यक्ष भी था, मतलब सदस्य। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना कर उनका सदस्य भी बना। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लीलूर में। पोल्लीलूर में जो है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। कब की थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुई। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। श्रीरंगपट्टनम की संधि में शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। इसने कहा था कार्नवालिस ने। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में मारे गए, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, आपको बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, बिल्कुल गलत बात, हैदर अली जीत गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी गलत बात है, इसमें हार गए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता, गलत बात है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक, 1790 से 92 में चला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में मत दिवंगत हो गया, मारा गया। डी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ देख भी सकते हैं आप। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? वेरेलस्ट थे। और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 84 ईस्वी तक चला और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और यह युद्ध 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। पहला वाला मद्रास की संधि से, दूसरा मंगलोर की संधि से और तीसरा जो है आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। चतुर्थ में आपके 1799 में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, इलाहाबाद की संधि आपको पता है 1765 में हुई, पहली वाली 12 अगस्त और दूसरी 16 अगस्त को होती है। वहीं मैंगलोर की संधि जो होती है वो आपकी 1784 ईस्वी में होती है। ठीक, ये आपका जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें होती है। वहीं सालबाई की संधि की बात करें तो आपका 1782 में होती है। मद्रास की संधि जो होती है वो आपके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो ए का चौथा है और बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा अगर देखते हैं तो 2 में है। ठीक, तो सी का आपका सालबाई की संधि 1782 में होती है, सी का पहला हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें। और मंगलोर की संधि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। ठीक, आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेज और मैसूर का युद्ध होता है। ठीक, वहीं सालबाई की संधि जो होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है उसमें होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चलता है 1775 से 82 तक चलता है। महाजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों की मध्य हुई थी 1782 में। मद्रास की संधि जो होती है पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो सरधना में करवाया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, एकदम गलत है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित, एक सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। तो सिर्फ आपका ए सही है, तो ए ही राइट आंसर हो जाए क्योंकि यही सही नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, गलत बात है। 1761 में हुआ था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक, इब्राहिम लोदी आपके 1526 में थे पानीपत के पहले युद्ध में। इसमें जो तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया है। ठीक, तो एकदम गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, चतुर्थ में हुई थी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, एकदम सही बात है। ठीक, केवल 3 सही है बस। तो यहीं पर विश्राम लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।